तो सर्दी के दिनों में जब हमारे नहाने का मन कम होता है, हम कई बार बकेट की तरफ ध्यान से देखते हैं, नहाऊं या ना नहाऊं ये सोचने के लिए। तो उस समय हमें नजर आता है कि बकेट का जो बॉटम है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। नहीं, किस वजह से? इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो अब हम ये पढ़ने वाले हैं। तो जैसे यार ये बॉटम का कोई डॉट है, कोई भी एक डॉट मान सकते हैं, उससे निकलने वाली रेज क्या प्लेन सरफेस, टॉप की प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन करती हैं और रिफ्रैक्शन के दौरान हल्का सा टर्न करती हैं। तो ऐसी टर्न करने वाली कोई भी दो रे ले लेते हैं। ऐसे टर्न करने वाली अगर कोई भी दो रेज लोगे तो उसका एक कटिंग पॉइंट आएगा। वो कटिंग पॉइंट नो डाउट अगर हम आंख को ठीक ऊपर रखते हैं, यानी ठीक ऊपर के अगल बगल, तो वो कटिंग पॉइंट किसी एक जगह पे होता है। थोड़ा अगल बगल जाएंगे तो उस पॉइंट पे धीरे धीरे बदलाव आएगा, बहुत धीरे धीरे। लेकिन बहुत बाहर जाएंगे तो उस पॉइंट की लोकेशन में काफी ज्यादा बदलाव आएगा, है ना। तो हम लोग बाद वाली हाइट पे इंटरेस्टेड नहीं है, यानी जो ऑब्जेक्ट इधर था वो ऑब्जेक्ट हमें इधर नजर आ रहा है इस जगह पर। तुम कहोगे और ऊपर क्यों नहीं? वो और ऊपर तब नजर आ रहा है जब बहुत बाहर से देख रहे हो। हमारा इंटरेस्ट ठीक नॉर्मली देखने पे है, उसी के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी ये वो जगह है जहां पे शुरुआती अपरेंट डेप्थ देखी गई थी, यानी जो डेप्थ एच हाइट पे थी वो एच प्राइम पे नजर आ रही है। और क्यों नजर आ रही है? क्योंकि इससे चलने वाली रेज टर्न करने के बाद आंख को इस जगह से आती हुई नजर आएंगी। क्या लॉजिक समझ पा रहे? बात क्लियर है? तो यार अब बात आती है कि ठीक है एच पता है तो एच प्राइम क्या, ये निकालने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला होना चाहिए। ऑब्वियसली फॉर्मूला है, उसके हम बहुत ज्यादा डीप पे नहीं जाएंगे वरना हमारा मेन कॉन्सेप्ट से ध्यान हट जाएगा। ठीक है, अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लाने के लिए हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। ये वही डिटेल चल रही है जिसको हमें छोड़ना है। ठीक है, हम लोग उस पर आ रहे हैं जो हमें यूज करना है, ये वही चल रहा है जिसको हमें छोड़ना है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन दुनिया में यार कई बार बहुत बढ़िया लगने वाली चीजें हमारे किसी काम की होती नहीं है, तो उनका हमें त्याग करना है। और बहुत ज्यादा इमोशन में बह के जब मैं कुछ ही चीज को बता देता हूं तो बाद में मैं खुद पछताता हूं कि यार ये बता के मैंने अपराध तो नहीं किया है। और बाद में मुझे पता चलता है कि जो समझ में आ सकता था वो भी गायब हो गया है। नहीं, तो हम लोग बात को वहां से शुरू करेंगे जहां से काम का है। ठीक है, मैं पूरे टॉपिक को लेके एक फॉर्मूला बताने वाला हूं और पूरा टॉपिक इसी फॉर्मूले के ऊपर सवार होके चलेगा। वो मेन फॉर्मूला है ये, एकदम बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं प्योर मंत्र कतई जहर, वो वाला फॉर्मूला मैं बताने वाला हूं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आंख लगभग ऊपर से देख रही है, लगभग ऊपर से, यहां से देख रही है इधर से, लेकिन मैंने थोड़ा सा बगल में दिखा दिया है ना। ठीक ऊपर से देख रही है इधर से। ठीक है, ये आंख है और आंख किसी मीडियम में है, उसको एनी बोला गया है, ई फॉर आई। आई एनी मीडियम पे है। इसके लिए हमें अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला बताना है और फॉर्मूला है एन आई T1 बाई N1, T2 बाई N2, T3 बाई N3। क्या ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला नहीं है? एन आई क्या है? जहां आई है, बीच में एक स्लैब पड़ी है T1 डेप्थ पे, T1 थिकनेस की, T1 इज थिकनेस मतलब मोटाई, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। फिर एक स्लैब पड़ी है T2 की। तो यार ये T1 N1 T2 N2 डिफरेंट स्लैब की मोटाई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। नहीं, अब यार ये जो फॉर्मूला है ये दो तरह के ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा। ये ऑब्जेक्ट इस स्लैब के जस्ट बाहर हो तो भी काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट इसके जस्ट अंदर हो तो भी काम करेगा। तुम कहोगे ये क्या बात हुई सर? यार मैंने एक रूल बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज से चिपक के रखा होता है तो उसकी इमेज हमेशा वहीं बनती है। मतलब ये ऑब्जेक्ट एक टर्निंग इधर करेगा और टर्निंग करने के बाद इमेज वहीं बना देगा। तो इस ऑब्जेक्ट का ठीक बाहर होना या ठीक अंदर होना मैटर नहीं करता है। इसीलिए मैंने यहां पर ये ऑब्जेक्ट ठीक बाहर हो या अंदर हो ये मैटर नहीं करता है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई है? समझ में आ गई तो मुझे बताओ, एक स्लैब है, केवल एक स्लैब,
कितनी थिकनेस की, टी थिकनेस की, और यहां कोई आंख है नहीं, और यहां कोई ऑब्जेक्ट है, तो बताओ उसके लिए अपरेंट डेप्थ क्या होगा? टी बाई एन इंटू एन आई, दैट्स इट। क्या अगर मल्टीपल का समझ सकते हैं तो क्या एक स्लैब का नहीं समझ सकते हैं? क्या ये ऑब्जेक्ट जस्ट अंदर हो या जस्ट बाहर हो, आंसर बदल जाएगा। बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मगर पहली टर्निंग जो होती है, उस टर्निंग के बाद जो इमेज बनती है वो उसी के ऊपर बन जाती है। नहीं तो हमेशा पहली टर्निंग मैटर नहीं करती है। कौन सी टर्निंग मैटर करती है? दूसरी टर्निंग। क्या ये समझ पा रहे हैं? क्या इससे निकलने वाली रेज बिल्कुल यहां आंख को ऐसे यहां तक ऐसे आएंगी जैसे इसकी आई हैं, इसलिए अगली टर्निंग के बाद इमेज जहां बनेगी वो मैटर करता है। क्या ये फॉर्मूला हजम कर पा रहे हैं? यार पूरी अपरेंट डेप्थ हम एक ही फॉर्मूले से पढ़ने वाले हैं, जिसका मेन पेरेंट फॉर्मूला ये है। इसको मैं पेरेंट फॉर्मूला बोलता हूं, तो फिर यार ये उसका डॉटर फॉर्मूला है। ये डॉटर फॉर्मूला ही क्यों कहते हैं, सन फॉर्मूला क्यों नहीं कहते हैं? तो उसके लिए मुझे एक ही बात याद आती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या हाँ, फेक वर्ल्ड में गर्ल्स ही तो ज्यादा दिखती है। फेक वर्ल्ड में गर्ल्स से तो ज्यादा दिखती है। मतलब गर्ल्स जितना रियल वर्ल्ड में दिमाग नहीं लगाती उतना फेक में लगाती है। क्या कौन सा वर्ड है ये, मैं समझ नहीं पा रहा। मतलब गर्ल्स जितना रियल वर्ल्ड में नहीं दिमाग लगाती उससे अधिक फेक वर्ड है क्या, मतलब मैं समझ नहीं पाया हूँ। ऑनलाइन में वो ज्यादा दिमाग लगाती है। दिमाग लगाने से नहीं होता यार, और भी चीजें होती है दुनिया में। तो वही तो वो फेक वर्ल्ड तुम दिमाग लगा लो उनसे ज्यादा, तुम्हारा कोई नहीं देखेगा। तो दिमाग का रोल होता ना। दिमाग का रोल नहीं है यार इसमें, और चीजों का रोल है ना। उसका दूसरा कारण है कि लड़के बहुत फुर्सत में ये सब देखने के लिए। बे तुम फुर्सत में नहीं हो तो क्या दुनिया ऐसे ही है क्या? यार ये सब रिकॉर्ड होता है, तुम बकवास क्या करते हो यार। अभी नहीं भी हो रहा है, तुम क्लास में बैठे हो यार, तुम इधर ध्यान दे जरा। चलो डिस्कशन खत्म, अगला डिस्कशन। एक चिड़िया है जो आसमान में उड़ रही है और एक मछली है जो आसमान में नहीं उड़ सकती है, तो कहां होगी? पानी के अंदर। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और चिड़िया ने उसको देखा, बर्ड को, और बर्ड ने चिड़िया को देखा, एक दूसरे को देख रहे हैं दोनों। सॉरी, बर्ड ने मछली को देखा और मछली ने चिड़िया को देखा। तो यार जब भी मछली चिड़िया को देखेगी और चिड़िया मछली को देखेगी तो एक बार टर्निंग जरूर इन्वॉल्व होगी, नहीं? अच्छा, अगर मैं कहूं कि चिड़िया और मछली के बीच में कितनी स्लैब हैं? यार एक स्लैब ये है, ये नहीं, कितने डेप्थ की? डी डेप्थ की। और एक स्लैब ये है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया, इसका मतलब यहां क्या होगा? एयर होगी। तो यार दोनों के बीच में 2 स्लैब हैं। चिड़िया किस मीडियम में है? एयर में, यानी एनआई क्या हो गया चिड़िया के लिए? 1। और फिश नहीं, मेरे ख्याल से मैंने काफी बोल दिया है। मेरे 2 क्वेश्चन हैं, इनका जवाब दें। इमेज ऑफ फिश है सीन बाई बर्ड। 2 स्लैब है ना भाई।
मुझे लग रहा आज वीडियो एडिट करना पड़ेगा। हाँ भाई बताएं जरा। बताए जरा पहला वाला एज सीन बाई बर्ड कितने लोग आ गया यार? क्या आया? सही है यार। एन आई 6 बाई एन एयर 8 बाई एन वॉट, यही तो फॉर्मूला है। तो 6 बाई क्या 1 यार। ये अपरेंट डेप्थ एज सीन बाई बर्ड, एज सीन बाई बर्ड, बर्ड ने मछली को क्या देखा उसका आंसर है। तो एन आई किसका चाहिए? बर्ड का। वो कितना है 1। 6 डिवाइड बाई क्या आएगा 1 और 8 डिवाइड बाई क्या आएगा 4/3। बस इसको सॉल्व कर लो यार। 1 6 प्लस 6 कितना आ रहा है यार? 12 आ रहा है। अब मुझे बताओ apparent डेप्थ ऑफ बर्ड एज सीन बाई फिश। यार ये apparent डेप्थ कहना ठीक नहीं है क्योंकि चिड़िया ऊपर उड़ रही है, बट कॉन्सेप्ट एक ही, इसलिए apparent डेप्थ ही कहेंगे। ऑफ बर्ड एज सीन बाई फिश है ना यार। चिड़िया को बर्ड ने फिश ने देखा। अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगाते हैं एन आई 4/3, फिर पहली डेप्थ 6 डिवाइड बाई 1 8 डिवाइड बाई 4/3। मुझे लगता है 4/3 अंदर ले जाएं तो बढ़िया रहेगा क्योंकि ये कट जाएगा। तो 6 इंटू 4/3 प्लस 8 4/3 खत्म हो गया। ये कितना आ गया यार 16। यानी यार अपरेंट डेप्थ हमेशा कम नहीं होती है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो n बराबर 1 वाली दुनिया है। तो हमें अपनी ही दुनिया के हिसाब से पता है कि पानी का बॉटम ऊपर उठ जाता है। कभी तुमने पानी में रेंगने वाले टार्डिग्रेड से पूछा है कि उसको दुनिया कैसी नजर आती है? क्योंकि ये कौन होता है? अरे पानी में एक टार्डिग्रेड करके एक जीव होता है जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। वो अगर हमें देखता होगा तो हम जितनी ऊंचाई पे हैं उससे भी कहीं ज्यादा ऊंचाई पे नजर आते होंगे। यानी यार मछली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो 8 6 14 था, 16 नजर आ रहा है। नहीं, चिड़िया 16 पे नजर आ रही है और चिड़िया के लिए 12 पे नजर आ रही है। ये मैं रे डायग्राम से समझा सकता हूं। क्या बता यार मछली से निकले वाली रे क्या बता यार बाहर की तरफ टर्न करेगी कि नहीं? और बाहर टर्न करेगी तो बता यार उसका जो पॉइंट है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। चिड़िया से निकली हुई रे अंदर टर्न करेगी तो उसका कटिंग पॉइंट कहां चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। क्या आंसर जस्टिफाइड है? सर जैसे कि कई ऐसी बर्ड्स होती हैं जो मछली को पकड़ लेती है पानी से, तो उस हिसाब से तो सर चूक जाना चाहिए बिल्कुल। लेकिन अब इतने साल में उनको ये पता चल चुका है कि उनको भ्रम कितना होता है। एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है उनको। मतलब ये कह सकते हैं अगर मछली बचती होगी तो इस भ्रम की वजह से ही बचती होगी। बिल्कुल चिड़िया को धोखा होता है। ऊपर वाले ने यार सबका इंतजाम किया है। हाँ हाँ सरफेस पे आ जाएगी तब बिल्कुल विजिबल होगा, एग्जैक्ट विजिबल होगा। तो ज्यादातर चिड़िया उन्हीं मछलियों को पकड़ती हैं जो सरफेस है उसके बहुत करीब होती हैं। या जब बहुत करीब होंगी ना तो अपरेंट डेप्थ में जो फासले अंतर होगा, एक्यूरेसी का एरर होगा वो भी बहुत कम होगा। और वैसे भी चिड़िया यार पानी के अंदर घुस के थोड़ी, एक आध चिड़िया शायद पानी के अंदर घुस के भी उठा लेती हैं। बट क्या ये बात समझ में आ गई है? इतनी बात समझ में आ गई यार। जो हम अपरेंट डेप्थ देख रहे हैं यहां पर, यानी जो भी अपरेंट डेप्थ हम लोग देखते हैं यहां पर, यहां मैंने दिखाया था अपरेंट डेप्थ। मुझे बताया वो अपरेंट डेप्थ एक तरह की इमेज नहीं है यार। ये बताओ ये इमेज है कि नहीं है? आंख को ऐसा लग रहा है कि ये डॉट से रे चली हैं, वो यहां से नहीं बल्कि यहां से आ रही हैं। इसी को तो इमेज कहते हैं। नहीं बता सकते यार ये रियल इमेज है या वर्चुअल है? वर्चुअल इमेज है। यानी अपरेंट डेप्थ एक तरह से प्लेन सरफेस के ऊपर देखने से देखे जाने वाली वर्चुअल इमेज होती है।
क्या इतनी बात समझ में आ गई भाई? ओके, तो मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट यहां है, तुम कहोगे यार ये पहले टर्न करेगी, तो टर्न करेगी तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगली टर्निंग कैसे होगी, कुछ ऐसे होगी, तो उसकी इमेज कहीं यहां बनेगी। नो डाउट यार, ऑब्जेक्ट और जहां इमेज नजर आएगी, क्या वो जगह आपस में थोड़ा बहुत गैप रखेंगी? क्या पता इस हाइट का नाम होता है अपरेंट डेप्थ, और ओरिजिनल डेप्थ ये है टी। मान लिया टी की स्लैब है, क्वेश्चन पूछा गया शिफ्ट बाय सिंगल स्लैब क्या होगा? शिफ्ट का मतलब क्या हुआ यार? अपरेंट डेप्थ का मतलब होता है कहां कितनी गहराई पे नजर आ रहा है, और एक्चुअल गहराई ये है। तो क्या ये नहीं बता सकते कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में शिफ्ट कितना होगा? अरे क्या करोगे यार, शिफ्ट अगर लाना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? एक्चुअल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ कर देना चाहिए कि नहीं? एक्चुअल कितना? टी। अपरेंट कितना? टी बाई एन और एन आई, तो एन आई तो वन ही है ना भाई। अरे ये जो आंख है वो कहां है? वन पे है ना, तो ये अपरेंट शिफ्ट आ जाएगी टी वन माइनस वन बाई एन। नहीं, मैंने यार अपरेंट शिफ्ट बाय द स्लैब बना दिया है, बता दिया है। कि यहां तुम शिफ्ट बता सकते हो कितनी आएगी? चलो यार, एक मैंने बता दिया है। इस बार मल्टीपल स्लैब से आंख ने देखा है, आंख इस बार n बराबर 1 मीडियम में है, तो इस बार शिफ्ट कितनी आएगी निकाल के बताएगी जनता। आ गया? क्या आया? बिल्कुल सही यार। फिर से यार, अगर मुझे शिफ्ट निकालना है तो शिफ्ट होगा एक्चुअल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। तो एक्चुअल क्या? T1 प्लस T2 प्लस T3। अपरेंट क्या? Ni T1 बाई N1, T2 बाई N2, T3 बाई N3। क्या मुझे बताएं, इसमें और इसमें T1 कॉमन ले लें, इसमें और इसमें T2 कॉमन ले लें, इसमें और इसमें T3 कॉमन ले लें, तो यार ये आंसर ऐसा नहीं आ रहा जैसे मानो सब स्लैब ने अपना अपना शिफ्ट दिया हो। देखो यार, एक स्लैब का शिफ्ट जिस लुक में था, ये आंसर सम ऑफ इंडिविजुअल स्लैब, सम ऑफ शिफ्ट बाय इंडिविजुअल स्लैब आया है कि नहीं? नहीं यार, ये आंसर आया है सम ऑफ शिफ्ट बाय ऑल इंडिविजुअल स्लैब। यार ये आंसर याद रखने लायक आया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पैटर्न बनाने की कोशिश करें। फिजिक्स मतलब कि ऐसी फोल्डिंग बनाएं कि जिससे तह किया जा सके चीजों को, तह लगा के हम फिजिक्स पढ़ते हैं, है ना। फिजिक्स को यार बहुत पैटर्न के बिना पढ़ोगे तो बहुत बड़ी नजर आएगी, इसीलिए हम लोग फिजिक्स में पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, और वो पैटर्न ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर मैंने अब तक एक ही फॉर्मूला बताया है, उसी को हम लोग अगर यूज करेंगे तो बिल्कुल पैटर्न बन जाएगा, और अगर हर चीज के लिए अलग फॉर्मूला बताऊंगा तो दिक्कत आएगी। यानी भूल जाए तो सबसे पहले हमें किस फॉर्मूले पे जाना है, जो मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया है। हर चीज का समाधान, हर चीज का जवाब हमें कौन सा फॉर्मूला देने वाला है? हाँ, ये वाला, बिल्कुल यही फॉर्मूला है जो बाबा जी की बूटी है। क्या समझ गए? बात क्लियर है? एक रहेगा तो बाबा जी की बूटी बन जाएगा, और अगर बहुत सारे फॉर्मूले मैं एक ही टॉपिक में बनाऊंगा तो बाबा जी का टुल्लू बन जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं
एक ही नाव में सवार होकर पूरी सवारी कराने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इस बार एक स्लैब को और आंख के बीच की दूरी h दे रहा हूं। किसके किसके? आंख और स्लैब के बीच की दूरी h है, स्लैब की थिकनेस t है, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। तो यार मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया है, थिकनेस t दिया है, और मैं चाह रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट की अपरेंट डेप्थ क्या होगी और फिर शिफ्ट क्या होगी। मेरा मेन इंटरेस्ट किस पे है? शिफ्ट पे है। लेकिन हम स्टेप करते हैं, पहले हम क्या निकाल रहे हैं? अपरेंट डेप्थ। मुझे बता अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ का आंसर क्या आएगा? समस्या है एक, बता इस आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी स्लैब हैं? यार एक स्लैब की मोटाई तो पता है, बाकी दो की नहीं पता है। कोई बात नहीं, हमें पूरी यहां से यहां तक की दूरी तो पता है। मैं एक काम कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए इसको x मान लेता हूं। ये x है, ये t है, तो ये कितना बचा? h माइनस टी माइनस एक्स। क्या अब तो कर सकते हैं? चलो यार, अपरेंट डेप्थ का आंसर मुझे बताएं। यहां क्या लिखूं? 1 आंख का मीडियम ब्रैकेट x बाई 1 t बाई n h माइनस एक्स माइनस टी बाई 1। नहीं तो तुम कहोगे सर ये x तो दिया ही नहीं था, आपने मान लिया है। देखो जरा, ये x और ये x कट जाएगा। तो कई बार कुछ चीजें हमें मान लेना चाहिए ताकि हम वहां से तो आगे बढ़ें, फिर ऊपर वाला मदद करेगा। ये ज्ञान हमें ये शिक्षा देता है कि हौसला होगा तो आगे ऊपर वाला मदद करेगा कहीं ना कहीं से। तो हमने हौसला दिखाया, x माना, और देखो ऊपर वाले ने x को काटने का इंतजाम कर दिया है। ऊपर वाला यार बहुत मेहरबान प्राणी है। प्राणी नहीं है क्या? क्या है ऊपर वाला? ऊपर वाला है। तो यार ये आंसर आया है 1 t बाई एन h माइनस टी बाई 1। यार कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे आंसर इस बात पे डिपेंडेंट ही नहीं है कि स्लैब थोड़ा नीचे रख दिया जाए या थोड़ा, यानी स्लैब t थिकनेस का और ये h है, बाकी ये स्लैब थोड़ा नीचे रख दो या ऊपर रख दो, इट डजंट मैटर। यानी कुल मिला के एक ऑब्जेक्ट है, एक आंख है, उनके बीच का h का फासला है, स्लैब तुम खिसका के एक कोने में रख दो, तो यार ये t बचा और ये क्या बचा? h माइनस टी। क्या आंसर ऐसा नहीं आया जैसे मानो ये सीन है? इसका मतलब पोजीशनिंग ऑफ स्लैब डजंट मैटर। अरे क्या मैटर करता है? पोजीशन ऑफ स्लैब इन बिटवीन आई एंड ऑब्जेक्ट डज नॉट मैटर। ये मैटर ही नहीं करता कि यार ये जो स्लैब है थोड़ा ऊपर है या नीचे है, इसीलिए मैं एक तरफ उठा के रख दूं। क्या ये आंसर अब भविष्य में जब करोगे तो 3 स्लैब मानोगे या 2 ही मानोगे? 2 ही मानेंगे, एक एयर वाला और एक स्लैब वाला। अगर याद आ जाए, नहीं याद आ जाए तो इतना और कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा यार। यार देखो, अगर हमारा एक स्ट्रक्चर दिमाग में है कि मोटी डाल क्या, उससे कैसे डालें निकली हैं, तो हम सब संभाल सकते हैं। और अगर हर बात पे नया पेड़ आ जाता है तो समस्या है। फिजिक्स पढ़ने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक मेन डाल बनाएं और उससे आगे बढ़ें, ताकि पीछे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसका जवाब दे पाए। जितना अच्छा क्वेश्चन होता है वो मोटी डाल के करीब होता है, और जितने पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं वो सीधे सीधे रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। शिफ्ट का आंसर क्या आएगा? जनता बताए शिफ्ट का आंसर क्या आएगा? तो शिफ्ट हमेशा क्या होता है? एक्चुअल माइनस अपरेंट। जनता बताए एक्चुअल क्या? h माइनस अपरेंट क्या? t बाई एन प्लस h माइनस टी। यार ये माइनस बाहर लगा है,
h और h खत्म, ये आंसर आ गया t माइनस टी बाई एन। क्या जाना पहचाना सा आंसर नहीं आ गया यार? अरे यार ये तो आंसर वही आ गया, हमें ऐसे एक्ट करना चाहिए। अरे ये तो वही आ गया यार जो एक स्लैब का एपरेंट डेप्थ शिफ्ट आंसर होता था, यानी स्लैब ऑब्जेक्ट और आंख के बीच में कहीं रखी हो, शिफ्ट वही देगा जो अभी थोड़ा देर पहले जस्ट आंख ऑब्जेक्ट इधर था, जस्ट आंख इधर थी, तब भी तो यही शिफ्ट दिया था। क्या ऑब्जेक्ट इधर आंख इधर, तब भी शिफ्ट यही आ रहा था। ले देखे यार, एक स्लैब का एक शिफ्ट है और वो शिफ्ट इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि स्लैब कहां है, आंख कहां है, ऑब्जेक्ट कहां है। आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में एक स्लैब है तो शिफ्ट इतनी आएगी। है ना इंटरेस्टिंग बात? नहीं यार? नोट कर लिया है जनता ने? एक मैंने मिरर बनाया है एकदम बॉटम वाले को, यानी यार ये जो बॉटम सरफेस है उसको मैंने ग्लॉसी बना दिया है, मतलब उसको ग्लास ही बना दिया है, मिरर बना दिया, ग्लास से बेटर मिरर शब्द है। क्या बता रहे, इस ऑब्जेक्ट से जाने वाली रेज इससे टकरा के जब वापस लौटेगी तो इसकी इमेज यहां बनेगी। क्वेश्चन पूछा है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय मिरर, ये मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनाएगा? और एक मिरर यहां हवा में टांगा गया है, क्वेश्चन पूछा गया ये मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनाएगा? क्वेश्चन समझ पा रहे हैं यार? तो यार उससे बड़ा क्वेश्चन है कि ये ऑब्जेक्ट मिरर को कितनी दूर नजर आएगा। यार ये बता रहे, मिरर का काम बड़ा सिंपल है, मिरर को जितना दूर ऑब्जेक्ट नजर आता है उतनी ही दूर इमेज नजर आता है। तो मैं मिरर की आंखें लगा देता हूं यहां पर और मिरर से पूछता हूं, बताओ मिरर तुम्हें ऑब्जेक्ट कितना दूर नजर आ रहा है? वो कहेगा 10 सेंटीमीटर। तो जवाब मिल गया, इमेज भी कितना दूर होगी? क्या डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय मिरर, इमेज बाय मिरर इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाय मिरर, एज सीन बाय मिरर। यार एज सीन बाय मिरर और जो सही में है दोनों एक ही चीजें नहीं है। क्या ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में कितनी ऊंचाई पे है? h प्लस डी। लेकिन क्या मिरर को भी ये उतनी ही ऊंचाई पे नजर आएगा? नहीं आएगा। अरे मिरर या इंसान या कोई भी वहां पर हो, रे अगर टर्न होंगी तो टर्न होने के बाद ही नजर आएगा। यानी इस ऑब्जेक्ट से जाने वाली रेस क्या अंदर की तरफ टर्न करेंगी कि नहीं? और टर्न करेंगी तो ये ऑब्जेक्ट वहां ना नजर आके कहां नजर आएगा? थोड़ा सा नहीं, तो जितना दूर नजर आएगा रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद उतनी ही पीछे इमेज नजर आएगी। तो यार एक तरह से क्वेश्चन ये है कि मिरर को ऑब्जेक्ट कितना दूर नजर आएगा। क्या मैं रुकूं या जाऊं? आई मीन बताऊं? मिरर को जान डाल देते हैं और मिरर से पूछते हैं कि बताओ मिरर तुम्हें ऑब्जेक्ट कितना दूर नजर आ रहा है? मिरर कहेगा इतनी दूर। तो जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज नजर आएगी। कुछ और बोलूं? बताओ जरा, मिरर से मैंने पूछा तुम्हें ऑब्जेक्ट कितना दूर नजर आ रहा है, तो यहां आंखें बना दी हैं। इस आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी स्लैब हैं? आंख का मीडियम 4/3, चलो n लिख देते हैं, n दिया ना क्वेश्चन में। आंख का मीडियम n,
बीच में एक स्लैब है d डेप्थ की, तो d बाई और h बाई 1, तो ये आंसर आ गया क्या, d प्लस एन एच। ऑब्वियसली यार n 1 से बड़ा होगा तो ये आंसर d प्लस एच से बड़ा है, तो बस आ गया आंसर। डिस्टेंस ऑफ इमेज वही होता है जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यानी ये दूरी जो इसको नजर आ रही है ये भी इतनी है, और जो इमेज बनेगी वो भी इतनी पे बनेगी। तो मैं चाहता हूं यार कि इस आंख के लिए बताओ, आ गया, क्या ऑब्जेक्ट से जाने वाली रे बाहर को टर्न करेगी और आंख को धोखा देगी, यहां से आ रहे हैं, तो क्या डिस्टेंस ऑफ इमेज हमेशा क्या होता है, इमेज बाय प्लेन मिरर का रूल क्या होता है हमेशा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाय मिरर। मिरर ऑब्जेक्ट कितना दूर देखेगा बस ये मैटर करता है। तो बताओ, मिरर से पूछा मैंने, मिरर से पूछा बताओ मिरर, तो क्या बताएगा, ni 1, फिर h बाई 1 d बाई n, दैट्स इट, यही आंसर हो गया यार। क्या अगर ये दूरी इतनी है तो क्या रिफ्लेक्शन के बाद इमेज भी, मिरर का काम ही है, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। क्या इतनी बात समझ पा रही है जनता? पूछने को तो इसमें और भी बातें होती हैं, बट मैं उतनी ही करूंगा जितना तुम्हारे दायरे में आएगा। क्या इतनी बात जनता को क्लियर है? मैंने अभी थोड़ा देर पहले तुम्हें एक चीज बताई है कि ऑब्जेक्ट से जाने वाली रे स्लैब में पहले अंदर की तरफ टर्न करती है, फिर बाहर टर्न करती है, और आंख को ऐसा लगता है वो इंफॉर्मेशन कहीं और से आ रही है। नहीं, क्या वो शिफ्ट का आंसर स्लैब की थिकनेस और एन पे डिपेंड करता है? ये शिफ्ट का आंसर है जो बहुत अच्छे से मैंने डिराइव करके समझाया है। और क्यों कर रहा है वो तुम्हें इस रे डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। क्या इसको मैं एक ऑब्जेक्ट कह सकता हूं, रियल या वर्चुअल? रियल। और जो आंख को इमेज नजर आ रही है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज और दोनों के बीच का फासला प्रॉपर डिराइव किया गया है। अब मैं यार इसकी एक उल्टी ज्योमेट्री बना रहा हूं, देखो जरा। ये एक रे है, ऐसे जा रही थी, ऐसे, और यहां चली जाती, मगर रास्ते में कौन आ गया? स्लैब आ गया। स्लैब क्या करेगा? स्लैब पहले रे को अंदर टर्न कराएगा, फिर बड़ा एंगल कर देगा। तो क्या जहां ये रेज इकट्ठा होने वाली थी वहां नहीं हो पाई और यहां इकट्ठा हो गई? मुझे बता सकते हो यार, जहां इकट्ठा हुई हैं उस पोजीशन को हम रियल इमेज पोजीशन बोलेंगे या वर्चुअल इमेज? रियल इमेज। क्या ये रियल इमेज बनी? किसकी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां है यार? क्या इस लोकेशन का नाम हमें क्या कहना पड़ेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। याद है यार, मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी किसी एक डॉट की रेज इकट्ठा होने के लिए कहीं जाती है और बीच में मिरर या स्लैब आ जाए तो उस लोकेशन का नाम क्या होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या ये इंफॉर्मेशन जो यहां इकट्ठा होने वाली थी उसी की इमेज तो यहां बन गई? तो बताया इन दोनों के बीच का फासला कितना होगा? यार ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात हो गई। क्या ये ज्योमेट्री और इस ज्योमेट्री में कोई फर्क है क्या? बस सोचने का फर्क है। यहां रे डायग्राम में उल्टा एरो बनाया गया है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? T1 - 1/n। अब जरा इस बात को हम इंटरप्रेट करते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्लैब के थ्रू देखते हैं, यानी मैंने एक पेपर वेट रख रखा है अपनी टेबल पे और नीचे अखबार रखा है, तो उसके अखबार के लेटर मुझे ऊपर उठे हुए नजर आते हैं, यानी मैं उस समय उस न्यूज़पेपर के अल्फाबेट की वर्चुअल इमेज देखता हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब मैं कह रहा हूं कि मैं
एक स्लैब पे रे भेज रहा था जो कहीं आगे इकट्ठा हो सकती थी, तो वहां इकट्ठा होंगी या उससे दूर या उससे पास? उससे दूर। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गए ना? नहीं, अगर मैं स्लैब के थ्रू कोई चीज देखूंगा तो उठ जाएगी, और स्लैब में कहीं रे जा रही हैं इकट्ठा होने के लिए तो वो और दूर बन जाएंगे। ऑब्वियसली उनको देखने के लिए आंख इधर होना चाहिए, नहीं। और इस चीज को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है ताकि ये तुम्हें और क्लियर हो जाए। 31 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है और इस मिरर पे वो रे भेज रहा है, तो स्लैब उसको और पास ला देगी या दूर कर देगी? कोई बात नहीं, हम रे डायग्राम बनाते हैं। हम ज्यादा ना फीलिंग का भरोसा ना करें, स्टेटमेंट का भरोसा। पहले अंदर टर्न करेगी और फिर बाहर टर्न करेगी, तो इसका कटिंग पॉइंट, पहले अंदर टर्न करेगी फिर बाहर टर्न करेगी, तो इसका कटिंग पॉइंट। यार ये ज्योमेट्री कौन सी है? ये वाली ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री है। जब ये ज्योमेट्री पढ़ चुके हो तो यही डिस्कशन तो है। तो इस मिरर के लिए क्या मिरर क्या कहेगा कि हमें रेस कहां से दिख रही हैं? इधर से ना, यानी ये इमेज मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अच्छा, इसने कितना फर्क लाया वो ला सकते हैं? 3 सेंटीमीटर की स्लैब है, कितना फर्क आया होगा? वन सेंटीमीटर, यानी 31 पे थी, 30 पे नजर आएगी। बताओ मिरर के लिए इमेज कितने पे है? 30 पे। तो मिरर इमेज कहां बनाएगा? यार मिरर के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी, एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर कॉनकेव मिरर। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब यार 30 पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनाएगा? ये काम हमने कई बार किया, मैं एक बार तुम्हारे लिए अपने मर्ज से कर देता हूं। ठीक है यार, जनता स्ट्रेस ना पाले, इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगा के तुम्हें आंसर बता देता हूं। वी का आंसर कितना आ रहा है? 60 सेंटीमीटर। ये मैंने कई बार निकलवाया है, इसलिए इस बार तुमसे नहीं निकलवाया। तो बताओ फाइनल इमेज कहां बनेगी? यही मैं सुनना चाह रहा था। क्या फाइनल इमेज 60 पे बनेगी? अरे यार ये रेस को कहां भेज रहा है? 60 पे। भेज तो रहा था 60 पे, तो क्या 60 पे चली जाएगी? 60 से और, है ना, 60 से इमेज थोड़ा और आगे बनेगी, क्योंकि ये स्लैब आते वक्त रास्ते पे थी, रे के जाते समय भी रास्ते पे आएगी। तो एक बार अब ये रेस कहीं जाने इकट्ठा होने वाली है, तो ये सीन नहीं बनाया। ये रेस कहीं इकट्ठा होने वाली है तो वहां इकट्ठा होंगी या उससे दूर? यानी इसका आंसर होगा 61 सेंटीमीटर। 61 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज बनेगी। क्या समझ पा रहे हैं? ये केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैंने ये बताया है। ये क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं पूछा जाएगा, ताकि तुम्हें यह समझ में आ जाए कि इस बात का महिमा क्या है। तो यार किसी चीज की महिमा बताना हो तो भगवान को भी चमत्कार करके दिखाना पड़ता है, नहीं यार? तो मुझे भी कई बार कुछ चमत्कार इसलिए दिखाना पड़ते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए कि इसकी महिमा क्या है। मेरी महिमा नहीं यार, इसकी महिमा क्या है, इस कॉन्सेप्ट की महिमा क्या है। क्या ये कॉन्सेप्ट जनता का क्लियर हो गया है? यार ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टर्म यार ऐसा है ना कि कभी भी कहीं भी आ जाता है इफेक्टिव किसी चीज का। तो यार बहुत सारी स्लैब हैं, उसका एक रिफ्रैक्ट इंडेक्स पूछा है और इफेक्टिव पूछा है। इसका मतलब हम क्या उम्मीद करते हैं कि एक इमेजिनरी स्लैब माने किसी एक रिफ्रैक्ट इंडेक्स की, जो वही काम करे जो ये तीनों। यार यही तो इफेक्टिव का हमेशा मतलब होता है कि यार बीम किसके इफेक्टिव है, तो उसके पास 100 हाथियों का बल था, मतलब 100 हाथी के इफेक्टिव है, ऐसा कहा जाता है। मुझे लगता नहीं यार 100 हाथियों का बल होता है। अब यार तो 100 हाथी का बल हो और वो पेड़ में पीठ रगड़े तो पेड़ हिलेगा कि गिरेगा? अरे एक हाथी हिला देता है। अरे तो इच्छा है तो
दैट्स द पॉइंट। ओके ठीक। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसका इफेक्टिव एन बताना है जो इनके बराबर मिलके काम करे। तो पहली बात, इफेक्टिव डायग्राम जब बनाओगे तो देखने में तो उसके जैसा ही बनाओगे ना यार, नहीं। अब यार भीम एक्चुअली 100 हाथियों के बराबर होता तब तो 100 हाथियों का बल रखेगा ही, लेकिन देखने में वो आम इंसान का है जैसा है और बल उसका। खैर मुझे बताओ यार, ये कितनी थिकनेस का कंसीडर करोगे, T1 प्लस T2 प्लस T3, और इन दोनों का क्या बराबर होगा? एन इफेक्टिव लाना सच दैट कि दोनों एक जैसा काम करें। क्या काम करते हैं ये यार, किसी ऑब्जेक्ट के लिए अपरेंट डेप्थ दिखाते हैं तो इसकी अपरेंट डेप्थ और इसकी अपरेंट डेप्थ क्या कर देना है, तो बस अपने आप एन आ जाएगा। बताओ इसकी अपरेंट डेप्थ के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, 1 नहीं, और इसकी अपरेंट डेप्थ के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइड बाई एन, और बाहर क्या, अरे आंख तो अब भी यहीं रखोगे, ऑब्जेक्ट तो अब भी यहीं रखोगे। तो इस ऑब्जेक्ट के साथ जो इन तीनों ने किया, इस ऑब्जेक्ट के साथ इस एक स्लैब ने भी वही किया है। तो एन इफेक्टिव का आंसर कितना आ गया, वो आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। और भी तो हो सकते हैं, डिवाइड बाई T1 बाई N1 T2 बाई N2 प्लस सो ऑन। मैं थोड़ा ज्यादा ही जनरलाइज लिख दिया हूं। क्या ये बातें कभी भी पूछी जा सकती हैं? यहां याद आ गया है तो बता दिया, अगर मैं कहीं भूल भी जाऊं तो तुम्हें लॉजिक समझ में आना चाहिए हमेशा। इफेक्टिव का यही मतलब होता है। दैट्स गुड। तो यार अपरेंट डेप्थ पढ़ने का जो सबसे प्लेजेंट संभव प्रयास था मैंने किया है, और इतने अच्छे तरीके से अपरेंट डेप्थ में दावे से कह रहा हूं तुम नहीं पढ़ सकते हो। एक ही फॉर्मूला यूज किया है जगह जगह सबको एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जितने भी क्वेश्चंस अपरेंट डेप्थ के हैं वो सब करके आएंगे। अगली क्लास में हम लोग प्रिज्म करेंगे, प्रिज्म के बाद सिंगल बाउंड्री रिफ्रैक्शन करेंगे। दो चीजें अगली क्लास में होंगी। उसके अगली में हम लोग लेंस करेंगे, और होपफुली उस अगली क्लास में लेंस खत्म भी हो जाएगा, यानी 2 क्लास लेंस खत्म। फिर एक क्लास मुझे चाहिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और एक डिस्पर्जन। टोटल कितनी हो गई, 4। हाँ सेट, मंडे लग जाएगा, ठीक। हाँ लेंस 2 दिन चलेगा।